हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए, जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं, ये एक व्यक्ति जिनका नाम है F.W. टेलर, इन्होंने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन करा, या यूं कहा जाए साइंटिफिक मैनेजमेंट के पितामह के रूप में F.W. टेलर को माना जाता है। असल में इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, या साइंटिफिक मैनेजमेंट होती क्या है, करी कैसे जाती है, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना, वो किसी भी चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से सोच समझकर करने के ऊपर फोकस करती है। अब ये बात यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात है भाई। पहले के जो मैनेजर्स हुआ करते थे, वो जितनी भी मैनेजमेंट करते थे, वो सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे सारे डिसीजन लिया करते थे। भाई, किसी भी काम को कुछ करना है तो वो अपने व्यक्तिगत अनुभवों का इस्तेमाल करते थे। वो किसी भी चीज़ के बारे में कोई साइंटिफिक थ्योरी रखते ही नहीं थे। ठीक है, एक किस्म से हम कह सकते हैं कि लकीर के फ़कीर, यानी कि जैसा चल रहा है चले आ रहा है, चलने दो। वो कुछ भी इनोवेटिव, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी काम को लेकर काफ़ी इनोवेटिव हुआ ही नहीं करते थे। उनका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ काम जैसे चल रहा है चलते रहना। लेकिन जो टेलर हैं, उन्होंने ग्राउंड लेवल के ऊपर काफ़ी रिसर्च करी। किसमें? फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, जहाँ पे भी उन्होंने काम करा, वहाँ पर उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज़ करी। उन्होंने यहाँ पे देखा कि किसी भी काम को करने के लिए जो हमारे पास रूल ऑफ थंब है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि हमने यहाँ पे टाइम, मोशन और भी बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद किसी भी काम को करने का एक प्रॉपर तरीका यहाँ पे ढूंढना चाहिए। अब इनके अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीका, तो यहाँ पे ये बात कहते हैं, कोई भी काम करने का इकलौता एकमात्र कोई ना कोई सबसे अच्छा माध्यम या कोई ना कोई सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे होता है। ये बात यहाँ पे थी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट असल में कर क्या रही है? साइंटिफिक मैनेजमेंट कह रही है, काम को करने से पहले उसकी पूरी डिटेल ले लो, उसको पूरा एनालिसिस कर लो और उसके बिहाफ पे फिर सोचो कि इस काम को कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ये हमारे पास ओवरऑल साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात थी। अब वहाँ शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले जो बात है भाई, ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी थे। उन साल 1911 में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से। एक आर्टिकल था इनका, वो पब्लिश किया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से, जिसमें इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को यहाँ पे और कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स को इन्वॉल्व करा और लोगों को बताया। और सच में ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स इन्होंने दी, वो वाकई में बहुत ज़्यादा कारगर थी। क्योंकि उस वक्त जो हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, वो अपने चरम पे था। और उस वक्त सबका मेन फोकस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना था, क्वालिटी कंट्रोल करना, प्रोडक्शन को बेहतर से ज़्यादा करना, ये मेन फोकस हुआ करता था। और इसके लिए जो हमारे पास तरीके थे, वो जो पहले से मौजूद थे, वो नाकाफ़ी थे। तो इनका जो भी यहाँ पे मेथड, जो भी इन्होंने बताया, ये उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। उस वक्त ही क्या, ये तो आज भी कारगर है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेडरिक विंसलेट टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में क्या कहते हैं। तो ये सिंपल सी एक बात कहते हैं भाई, आपको जो करना है वो पहले जान लो और उसके बाद उसको बेहतर से बेहतर और सस्ते से सस्ते तरीके में कैसे यहाँ पे किया जा सके, उसको ढूंढो। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है। यानी कि काम करने का कोई सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका ढूंढो। जबकि पहले क्या था? पहले तो सिर्फ और सिर्फ भाई काम होना चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया। ठीक है, अभी काम करो लेकिन सस्ता भी तो होना चाहिए ना, क्वालिटी भी है और काम को बेहतर भी करना है। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 10 रुपए के काम के लिए हम यहाँ पे 1000 रुपए खर्च कर दें। तो इसीलिए फ्रेडरिक विंसलेट टेलर के जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे, वो खासे पॉपुलर हुए। अब सबसे पहली तो बात, बच्चा यहाँ पे काफ़ी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि सर, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं और साइंटिफिक टेक्निक्स,
ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में, तो बच्चे को क्लियर नहीं है तो वो टेक्निक्स को वहाँ पे एक्सप्लेन कर देता है। टेक्निक्स के बारे में पूछा तो बच्चा वहाँ पे प्रिंसिपल्स के बारे में, एक दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता है स्टूडेंट के। तो उस चीज़ से आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रिंसिपल जो विंस्लो टेलर ने प्रिंसिपल दिए हैं वो सिर्फ 4 प्रिंसिपल दिए हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्लियर? यानी कि विज्ञान, ना कि लकीर के फकीर बने रहो भाई, ना कि व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे सारे काम करो, थोड़ा साइंटिफिक भी सोचो। नंबर 2 हमारे पास जो बात बताई वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि आपसी सहमति ना कि मतभेद। भाई सब आपसी सहमति से काम करो, ना कि आप आपस में अपने मतभेद यहाँ पे बढ़ाओ। तीसरा जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया है वो कहा है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। भाई यहाँ पे आप लोगों ने सहयोग करना है, ना कि व्यक्तिवाद को जन्म देना है। और नंबर 4 पे जो बात बताई वो शायद आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग शायद जानते हो कि हम अपनी एबिलिटीज़ को लगातार ट्रेनिंग और लगातार सीखने से ही अपनी एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर या सेम प्रिंसिपल उन्होंने यहाँ पे दिया। भाई एक व्यक्ति को उसके एक्सटिंक्ट तक पहुँचाने के लिए उसको लगातार ट्रेनिंग्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो ये 4 प्रिंसिपल्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, भाई जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए हैं उन प्रिंसिपल्स को ब्रीफली एक बार अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास आ गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखिए ये बात हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि पहले के जो मैनेजर्स होते थे वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे काम करते थे। तो इस प्रिंसिपल से वो ये साबित करना चाहते हैं कि भाई आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके पर्सनल एक्सपीरियंस इक्वल तो नहीं होते ना, एक जैसे इफेक्टिव तो नहीं होते हैं ना, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल तो नहीं होते ना। तो इसका मतलब आपकी जब हर सिचुएशन में आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपका साथ छोड़ जाते हैं, या आपके वो जो भी टेक्निक्स आप इस्तेमाल करने वाले हो वो आपका साथ छोड़ देती हैं, या वो हर जगह पे इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसका बेसिक सा जो रीज़न यहाँ पे है वो क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन की नीड वो अलग अलग है भाई। हर एक संस्था का साइज वो अलग अलग है, हर संस्था में काम अलग अलग होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के तरीके कई और अलग अलग हो सकते हैं। तो ठीक इसी बात को उन्होंने कहा, भाई जब इतनी सारी डिससिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं तो आप अपने पुराने अनुभवों को नए काम पे कैसे लगा सकते हो। तो इसके लिए उन्होंने कहा, भाई आप पहले जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर रिसर्च करो, ग्राउंड लेवल पे भी ये काम कैसे हो सकता है, इसमें कितना टाइम लगता है। यहाँ पे लेबर के बारे में देखिए कि भी लेबर को कितनी जो है कि भी मेहनत करनी पड़ती है, उनको आराम करने के लिए कितना टाइम चाहिए, बहुत सारी बातें यहाँ पे उनको करनी होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के या इस प्रिंसिपल्स के थ्रू वो सिंपली इतनी सी बात कहना चाहते हैं कि जब आप किसी भी काम को करने के लिए लगातार वैज्ञानिक ढंग से सोचते हो और उसके ऊपर कंप्लीट रिसर्च करते हो, तब निकल के आते हैं आपके सामने बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव, और उन सब में से आप सबसे अच्छा और सबसे सस्ता अपने लिए चूज कर सकते हो। ये हमारे पास है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, पहला प्रिंसिपल। इसके बाद दूसरे हमारे पास बात करी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब देखिए जो हमारे पास है फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन implied दैट मैनेजर्स सर्व्ड एज अ लिंक बिटवीन ओनर एंड द वर्कर। भाई हमारे जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो मालिक और कर्मचारियों के बीच में एक लिंक के रूप में काम करते हैं, एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। और अगर मान लो कि भी उस ब्रिज में ही कुछ कमी आ जाए तो मालिकों में और जो एम्प्लॉयज़ हैं या कर्मचारी हैं, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो विंस्लो ने इसके ऊपर पूरा फोकस करा और उन्होंने कहा भाई मैनेजर्स को साइंटिफिक होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम
एम्प्लॉयज़ के साथ क्रिएट नहीं करनी है। उन्होंने आपसी मतभेद नहीं, बल्कि आपसी सहमति से यहाँ पे काम करना होता है। अब टेलर ने जो रिकॉग्नाइज़ दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्ड नोन, भई ऐसा कोई भी झगड़ा किसी के काम ही नहीं आता ना, बिज़नेस को भी खासा नुकसान होता है। ना तो मैनेजर्स को इससे कोई फ़ायदा होता, ना एम्प्लॉयज़ को इससे कोई फ़ायदा होता और ना ही मैनेजर सॉरी जो कर्मचारी हैं सॉरी बिज़नेस के ओनर्स हैं, उनको इससे कोई फ़ायदा होता। तो जब इस बात का, इस झगड़े का किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उन्होंने कहा, "करना ही क्यों? मत करो ना, सब सहमति से मिलके काम करो।" तो ये दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने यहाँ पे दिया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब ऐसा क्या करेंगे, जब सब सहमति से काम करेंगे तो कोई भी कर्मचारी किसी भी तरीके से फर्म से भाग ही नहीं सकता, बिज़नेस से भाग ही नहीं सकता। बिज़नेस से भागने का मतलब वो बिज़नेस में मन लगा के काम करेगा, उसको बिज़नेस में एक अपनापन महसूस होगा। ये बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तो कोई स्ट्राइक नहीं होगी और बिज़नेस अच्छे तरीके से चलता रहेगा। अब इस बात को यहाँ पे थोड़ा-सा और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हमारा, कोऑपरेशन नॉट व्यक्तिवाद। यानी कि सहयोग की भावना से काम करो, आपस में मिलके काम करो, व्यक्तिवाद को जगह ना दो। कैसे? देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। अब क्या होता है, यहाँ पे कहता है भाई जो हमारे पास पिछला था प्रिंसिपल, उसको थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें यहाँ पे थोड़ा-सा और वास्टली, थोड़ा-सा और बढ़ा के यहाँ पे बताया गया। क्या बताया गया? तो बेसिक से आप एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, भाई अगर यहाँ पे व्यक्तिवाद को जगह मिलेगी, व्यक्तिवाद, तो जो हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं और मैनेजर्स हैं, उन सब में चापलूसी, मैं यहाँ पे चापलूसी वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन असल वर्ड यहाँ पे कंपटीशन होता है। तो उन सब में कंपटीशन की भावना यहाँ पे पैदा हो जाती है। हालाँकि ये सभी को पता है कि जब व्यक्तिवाद होता है तो वहाँ पे कंपटीशन नहीं, वहाँ पे चापलूसी ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। तो और वो कहीं न कहीं बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए घाटे का सौदा होती है, जिसके कारण कर्मचारी और मैनेजर्स एक-दूसरे की टाँग खींचना शुरू कर देते हैं और ओवरऑल घाटा किसको होने वाला है? ओनर्स को, मालिकों को, जो बिज़नेस में पैसा लगा के बैठे हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा, भई आप आपस में सहयोग से मिल के एक टीम के तरीके से काम करें, ना कि एक सेपरेट व्यक्ति के रूप में काम करें। इससे बिल्कुल झगड़े बिज़नेस के अंदर जो है वो समाप्त हो जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे। ये बात यहाँ पे आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके साथ ही जो नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट जो हमारे पास हमारा प्रिंसिपल है, वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसमें कहा गया, भाई किसी भी व्यक्ति से आप ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हो, ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है भाई, आप एक व्यक्ति से काम लेना चाहते हो, तो जब तक उस व्यक्ति को उस काम के बारे में कंप्लीट नॉलेज ही नहीं होगा, तो वो उस काम को कैसे कर पाएगा? सिंपल सी बात है भाई, अगर आप 12th क्लास में हो और आपको तुरंत कह दिया जाए कि भाई जाओ नासा में जाके रॉकेट बनाओ, क्या बना पाओगे आप? इम्पॉसिबल। तो ठीक वैसे ही एक कर्मचारी जिसको किसी काम का प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तो भले ही आप उसको रख लो काम पे, वो काम यहाँ-वहाँ से कुछ कर भी लेगा, लेकिन प्रॉपरली वो वर्क नहीं कर पाएगा, जिसका ओवरऑल नुकसान बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को ही होने वाला है। तो टेलर ने कहा, भई आप अपने कर्मचारियों से अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हो, तो उनको ट्रेन करो। उनकी ट्रेनिंग के ऊपर आपको फ़ोकस करना होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो ट्रेन, अब नई-नई टेक्नोलॉजीज़ मार्केट के अंदर आती रहती है, नई-नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ, नई-नई मशीनों के साथ, उनको जितना ज़्यादा आप ट्रेन करोगे, ओवरऑल फ़ायदा तो बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को मिलेगा और इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपके कर्मचारियों को भी मिलेगा। क्योंकि ऐसा करने से आपके कर्मचारी अपने आप को मोटिवेटेड फ़ील करेंगे और वो समझेंगे कि आप जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हो, वो ऑर्गेनाइज़ेशन आपकी ग्रोथ के ऊपर पूरा-पूरा फ़ोकस करती है। क्योंकि जब बंदा ट्रेंड होगा, तो उसको किसी कारणवश अगर बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन छोड़ना भी पड़ा, तो उसको कहीं पे भी जाएगा, उसको बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी ना। तो उसी चीज़ का यहाँ पे इन्होंने बताया, क्योंकि एक अनट्रेन्ड पर्सनैलिटी किसी भी तरीके से बेनिफिशियल नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए। इसके लिए उन्होंने क्या कहा? इसके लिए टेलर ने कहा कि जब भी आप सिलेक्शन करें, यानी कि कर्मचारियों को फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर आप हायर कर रहे हो, तो साइकोलॉजिकली और जो मेंटली एबिलिटी है,
किसी भी पर्सन की, किसी भी भावी कर्मचारी की, उनको आप अच्छे तरीके से जाँच लें। उनके फिज़िकल पोटेंशियल को भी आप अच्छे तरीके से जाँच लें और जो काम वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वही काम उनको सौंपें। ठीक है? अब एक अनपढ़ आदमी को तो मैनेजर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, वो एक मैनेजर के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे लगा दिया जाए तो क्या होने वाला है? आप सभी जानते हैं, बंटाधार। होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है भई, होगा। जब एक व्यक्ति का सिलेक्शन आप लोगों ने बिना किसी साइकोलॉजिकल थिंकिंग के, बिना किसी एबिलिटी चेक के उसको रख लिया, तब उस सिचुएशन में घाटा तो आपको ही होने वाला है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा, भई जिस भी लोगों को आज जिनको भी आप अपने कर्मचारी यहाँ पे नियुक्त करना चाहते हो, उनको प्रॉपर्ली चेकआउट करो और चेक करो और उनको वही काम सौंपो जिसके वो लायक हैं। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशन के बिहाफ़ पे नहीं, बल्कि उनकी एबिलिटी के हिसाब से आप उनको काम दीजिए। अब बात करते हैं रिकैप की। रिकैप मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली वो नहीं करूँगा, मैं सिंपली आपको बताऊँगा टेक्निक्स का क्या फंडा है। देखिए, पहले से ये बात हुई थी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि जो टेक्निक्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं, कन्फ्यूजन आ जाता है। टेक्निक्स वाली जगह पे प्रिंसिपल्स को रख दिया जाता है और प्रिंसिपल जहाँ पे पूछा जाता है, वहाँ पे टेक्निक्स को रख दिया जाता है बच्चों के द्वारा। तब ऐसी सिचुएशन का समाधान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एक तरीका है या जो बात है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग। देखिए ध्यान से, जब प्रिंसिपल की बात होती है तो प्रिंसिपल 4 है हमारे पास। प्रिंसिपल क्या है, वो सिद्धांत हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने हैं। अब उन प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल या फुल्ली फॉलो कराने के लिए या फुल्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन टेक्निक्स का, ठीक है, जिन विधियों का, जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे पास साइंटिफिक टेक्निक्स कहलाएँगी। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे मैं बात करता हूँ टेक्निक्स के बारे में, नेक्स्ट सेपरेट वीडियो यहाँ पे डाल दूँगा, लेकिन सिंपली समझाने के लिए अगर बात करी जाए यहाँ पे, भई अगर मान लो आप किसी काम को करवाना चाह रहे हो, तो आप ये देखो उस काम में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? कितना टाइम लग रहा है, तो उस टाइम को कम करने के लिए अलग-अलग टेक्निक्स मौजूद है, जैसे कि मोशन स्टडी। भई कोई काम करने की जो गति है वो कितनी है, भई कोई काम को करने में टाइम कितना लगता है, वो चीज़, किसी काम को कितने हिस्सों में किया जा सकता है, वो अलग-अलग टेक्निक्स यूज़ करके हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है? यानी कि ये प्रिंसिपल्स जो हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए। उसी के साथ ही इन प्रिंसिपल्स को फुलफ़िल करने का जो तरीका है, वो विधियाँ हैं, वो हमारे पास टेक्निक्स के रूप में समझी जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का एंड यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।